हेलो दोस्तों, मैगी खाने का मन है क्या? तो धीरज की कार्ट में चले जाओ ना और वहां पे धमाकेदार मैगी खाओ और इकोनॉमिक्स के लेक्चर भी सुन लो। मजा आ जाएगा ना दोनों का कॉम्बिनेशन। तो जी हाँ दोस्तों, फिर आ गई हूँ मैं लेके न्यू कंसेप्ट, न्यू चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसमें कहानी का तो तड़का लगेगा ही, और आज मैगी का भी तड़का लगा देते हैं। ठीक है, चलो। मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी। बिना स्टोरी के आप लोगों को कुछ समझ में आता है क्या? नहीं मैम, हमको कुछ समझ में नहीं आता, स्टोरी तो जरूरी है। ठीक है, तो मैं सुनाती हूँ स्टोरी। ये स्टोरी है धीरज की। ठीक है, ये स्टोरी है धीरज की। भयानक भयानक एम्बिशियस इंसान। ठीक है, बहुत एम्बिशियस इंसान है। लाइफ में तो कुछ कर गुजरना है इसको। तो ये बोलता है कि मेरे को क्या करना है पता है? मेरे को ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना है। या लेट्स मैन्युफैक्चरिंग को चेंज करके लिखती हूँ। इस ये बोलता है कि मेरे को प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन करना है। और मैं अभी क्या करने वाली हूँ पता है? आप सबके दिमाग में जो प्रोडक्शन की इमेज है ना, वो इमेज को मैं हिलाने वाली हूँ। ठीक है, इमेज को मैं हिलाने वाली हूँ। आप सबको क्या लगता है पता है प्रोडक्शन क्या होता है? आपको ये लगता है कि कोई ना कोई तो एक फैक्ट्री होगी। एक फैक्ट्री होगी, उसमें कुछ इनपुट आता होगा। लाइक एग्जाम्पल, शू फैक्ट्री। तो आपको लगता है कि शू फैक्ट्री में जो है इनपुट्स आता है, जो भी है, लेदर लेदर आता है, कलर्स आते हैं, एंड सो ऑन, ये सब चीजें आती है। और उससे जो है फाइनली एक आउटपुट तैयार होता है जिसका नाम है शू। और इसी टाइप के ही फ्रेमवर्क को आप अभी तक प्रोडक्शन समझते हैं। पता है आपको? आप सिर्फ इसी को ही प्रोडक्शन समझते हैं। क्या ये प्रोडक्शन है? ये प्रोडक्शन बिल्कुल है। क्या लेकिन सिर्फ यही फ्रेमवर्क प्रोडक्शन है क्या? नहीं, प्रोडक्शन सिर्फ यही नहीं होता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है पता है? प्रोडक्शन मतलब ऐसा प्रोसेस जिससे इनपुट जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। इनपुट कन्वर्ट्स इनटू आउटपुट, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। तो ध्यान से सुनो दोस्तों, क्या एक मैगी का पैकेट, ठीक है, मैगी अनकुक्ड मैगी लिख देती हूँ मैं, अनकुक्ड मैगी, इसमें क्या मैं कुछ प्रोसेस करूंगी तो क्या ये जो हम मैगी खाते हैं, मतलब कुक्ड मैगी, में कन्वर्ट होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे इनपुट है, प्रोसेसिंग है, और उसके बाद आउटपुट निकल रहा है। तो क्या ये प्रोडक्शन है कि नहीं? ये भी प्रोडक्शन है। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मतलब जो हम फैक्ट्री वाला प्रोडक्शन समझते हैं, सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं है। प्रोडक्शन जो है, बहुत सारी चीजें प्रोडक्शन में आती है। क्या आपको पता है कि अगर आपको कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है या कोचिंग दे रहा है, वो भी एक प्रकार का प्रोडक्शन है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, वो भी क्या है? एक प्रकार का प्रोडक्शन है। मैम, वो कैसे प्रोडक्शन है? कोचिंग या ट्यूशन कैसे प्रोडक्शन है? तो दोस्तों, कोचिंग में भी ना इनपुट होता है। ठीक है, इनपुट क्या, अब इनपुट को भी मैं बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ, बट अभी आपको जो इनपुट समझ में आता है मैं वो उस लैंग्वेज में बताती हूँ। इनपुट मतलब क्या होता है पता है? इनपुट मतलब या तो फिजिकल इनपुट्स हो सकते हैं, जैसे कि जूते की दुकान, जब जूते की जो फैक्ट्री थी, वहां पर फिजिकल इनपुट क्या था? लेदर। ठीक है, तो फिजिकल इनपुट्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, शूज वाली केस में लेदर। बट अगर हम ऐसे एरिया की बात करें जहाँ पे फिजिकल इनपुट नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल कोचिंग, तो यहाँ पे क्या होता है पता है? इनटेंजिबल इनपुट्स। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो मेरा इंटेंजिबल इनपुट क्या है? मेरी नॉलेज। मैं अपनी नॉलेज यूज कर रही हूँ, तब जाके तो आउटपुट निकल रहा है ना। आउटपुट क्या है? मेरी नॉलेज है। अब कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं। क्या प्रोसेसिंग? मैं यहाँ बैठ के आपको समझा रही हूँ। ठीक है, जहाँ आप कोचिंग जाते हैं वो आपको समझाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और एक आउटपुट निकलता है। और वो आउटपुट क्या है? आउटपुट भी क्या, उस आउटपुट को आप टच कर सकते हैं क्या? नहीं, आप सिर्फ फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? आपको लगता है हाँ, मैम ने जो समझाया वो हमको समझ में आ गया। तो जब मैं अपनी इंटेंजिबल इनपुट, अपनी नॉलेज, जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, उससे मैं एक प्रोसेस कर रही हूँ और आपको जो है कुछ समझा रही हूँ, तो जैसे ही आपको समझ में आ गया,
मतलब आउटपुट मिल गया, और वो आउटपुट भी कैसा होता है, इनटेंजिबल आउटपुट होता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन ना बहुत लिमिटेड चीज नहीं है, ये बहुत एक्सपांसिव चीज है, ठीक है, मतलब बहुत ही एक्सटेंसिव है। तो प्रोडक्शन मतलब जहाँ पे इनपुट होता है, कुछ प्रोसेस होता है और आउटपुट निकलता है। अब आ जाओ इनपुट के ऊपर आ जाओ, ठीक है, अब आ जाओ इनपुट के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। इनपुट, अब मेरे को बताओ, बच्चे लोग ध्यान से सुनना और अपना दिमाग एकदम खोल के रखना, ठीक है, और ये बताओ, जब कभी भी कोई बिजनेस चालू करता है तो क्या वो बिजनेस चालू करने का किसी को आइडिया आता है, ठीक है, सबसे पहले तो किसी को आइडिया आएगा ना, यार हाँ मेरे को तो एक काम करना है, मेरे को शू की फैक्ट्री लगाना है, ठीक है, मेरे को मैगी का जो है वो लगाना है, स्टॉल लगाना है, एक आइडिया आता है ना। तो जिस पर्सन को आइडिया आता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, जिसको आइडिया आया, ठीक है। अब ये वही बंदा है जो जाके क्या करेगा, पैसे का जुगाड़ करेगा, जो जाके लैंड का जुगाड़ करेगा जहाँ पे वो अपना आउटलेट लगाएगा, जहाँ पे वो प्रोडक्शन करने वाला है। सो दिस पर्सन इज एंटरप्रेन्योर। सेकेंड जो है, जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है वो है कैपिटल, और ये कैपिटल का जुगाड़ कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है थर्ड, लेबर। अब भाई साहब मेरे को एक चीज बताओ, आपको कोई बिजनेस चालू करना है तो क्या वहां पे एफर्ट्स करना पड़ेगा कि नहीं, एफर्ट्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर शू की फैक्ट्री है तो वहां पे फिजिकल लेबर भी लगेगा, मेंटल लेबर भी लगेगा, लेकिन जहाँ पे हमको ट्यूशन पढ़ाना है, कोचिंग देना है, वहां पे ज्यादातर मेंटल लेबर की जरूरत है, बट वहां पे भी फिजिकल लेबर की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कोचिंग चलाने के लिए जो है रिसेप्शनिस्ट वगैरह रखना पड़ता है ना, वैसे ही। तो लेबर वो पर्सन होता है जो एफर्ट्स करता है, ठीक है। एंड लास्ट है लैंड। ये चार चीजें चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, जेन्युइन डाउट आना चाहिए कि मैम ऑनलाइन क्लासेस भी तो चलती है ना, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस वो तो एकदम छोटी सी जगह पे चल जाती है, या बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं पता है, जैसे मान लो कि कोई ठेले में ही अपने मैगी बेच रहा है, तो उसके पास तो एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, तो आप बोल रहे हो लैंड की भी जरूरत है बिजनेस करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो लैंड का मतलब सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता है, आपको पता है, ये पूरा एनवायरमेंट ही लैंड है। लैंड मतलब कि हवा, हवा भी लैंड है, पानी भी लैंड है, तो वो सब चीजें अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स लैंड में आती है, ठीक है। तो वो ठेला वाला कहीं पे भी अपना ठेला खड़ा करेगा, तो हम वो हवा तो यूज कर रहे हैं ना, तो दैट कम्स इन लैंड, ओके। तो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने ये बताया अभी तक कि प्रोडक्शन मतलब, मैंने आप लोगों का एक मिथ तोड़ा है। क्या मिथ? कि भैया प्रोडक्शन मतलब सिर्फ फैक्ट्री वाला प्रोडक्शन नहीं, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिससे इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है, दैट इज प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन होता है। फिर मैंने बताया कि इनपुट क्या होता है, इनपुट में क्या क्या चीजें आती है। तो इनपुट में आती है एंटरप्रेन्योर, इनपुट में आता है कैपिटल, इनपुट में आता है लेबर, इनपुट में आता है लैंड, और ये चारों को हम और क्या बोलते हैं इनपुट के अलावा, इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑब्लिक इनपुट। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब समझ में आया प्रोडक्शन क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसकी कहानी बहुत लंबी चलेगी, इसी की कहानी से हम पूरा कंसेप्ट समझेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको टेक्स्ट में लेके आती हूँ, बस इतना पढ़ाने के लिए अभी। व्हाट इज प्रोडक्शन? इट रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। जैसे कि ये वुडन लॉग्स हैं, ठीक है, वुडन लॉग्स ये इनपुट है। अब इस इनपुट में कुछ प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, काटा पीटी, इसको छीलते हैं, कट करते हैं, वो एक प्रोसेसिंग, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद वो कन्वर्ट होता है आउटपुट में, और आउटपुट क्या है यहाँ पे, फर्नीचर, राइट। तो प्रोडक्शन क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, दैट इज प्रोडक्शन। इतना पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। चलो लेट्स सी वन मोर थिंग, ठीक है, लेट्स सी वन मोर थिंग। अब जो धीरज जी हैं, ये हमारे धीरज भैया जो हैं,
धीरज, ठीक है। ये धीरज जी जो हैं, इनको ना 100 पैकेट्स जो है, 100 पैकेट्स नहीं 100 प्लेट लिखती हूँ मैं, 100 प्लेट मैगी बनाना है इनको, 100 प्लेट मैगी बनाना है। मतलब ये इनका आउटपुट का टारगेट है, राइट, आउटपुट का टारगेट है। अब इस आउटपुट को बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, इस आउटपुट को बनाने के लिए इनपुट चाहिए। इनपुट में इनको चाहिए लैंड, और लैंड उनका क्या है, जो भी जगह वो यूज करे दैट इज हिज लैंड, हिज शॉप, ठीक है। इनको चाहिए लेबर। तो अभी फिलहाल वो खुद ही क्या कर रहे हैं, मैगी बना रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ही हिमसेल्फ इज लेबर इन दिस। के बाद चाहिए उनको कैपिटल। अब कैपिटल में जो है, देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें चाहिए रहती, बट हम कुछ चीजें यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे उनको चाहिए रहेगा मैगी बनाने के लिए स्टोव चाहिए रहेगा, बिल्कुल चाहिए रहेगा। मैगी बनाने के लिए मैगी के पैकेट्स चाहिए रहेंगे, बिल्कुल चाहिए रहेंगे, ठीक है। मैगी बनाने के लिए मैगी के पैकेट्स चाहिए क्या, बिल्कुल चाहिए। तो इनको क्या चाहिए, स्टोव चाहिए, जो कि होता है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। एक बार खरीद लिए तो फुर्सत, बार बार खरीदने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बट मैगी पैकेट्स तो कंज्यूमेबल्स होते हैं ना, ये क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर। मतलब जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही ये लगेगा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो मैगी पैकेट्स की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन अगर होगा तो मैगी पैकेट्स की जरूरत है। बट स्टोव जो गैस बर्नर है वो तो आपको खरीदना ही पड़ेगा अगर आपको मैगी का बिजनेस करना है तो, राइट। तो ये इनका हो गया मिला के क्या, कैपिटल। और लास्ट में जो है ऑन्टरप्रीन्योर, वो खुद धीरज, जो कि ये बिजनेस करने वाले हैं, तो वो ऑन्टरप्रीन्योर है धीरज, राइट, ठीक है। आपको एक चीज बताऊं, लेबर भी जो रहता है ना वो वेरिएबल फैक्टर होता है। वेरिएबल फैक्टर कैसे, दीपक को सॉरी धीरज को चाहिए तो वो क्या कर सकता है, अगर उसको और प्रोडक्शन बढ़ाना है अपना, तो वो एक्स्ट्रा लेबर रख सकता है और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। तो अगर उसको बढ़ाना है तो वो लेबर मंगाएगा, नहीं तो नहीं मंगाएगा। बट जो गैस स्टोव है वो तो उसको चाहिए ही चाहिए ना, अगर मैगी का बिजनेस करना है तो। अगर उसको ज्यादा बेचना है तो वेरिएबल फैक्टर्स ज्यादा चाहिए, लेकिन अगर नहीं बेचना है तो वेरिएबल फैक्टर्स की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें चाहिए धीरज को 100 पैकेट मैगी आउटपुट बनाने के लिए, ये इनपुट्स चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आउटपुट जो है इज द फंक्शन ऑफ इनपुट, बिल्कुल बोल सकते हो मैम। इसी को ही हम क्या बोलते हैं पता है, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। अब ध्यान से सुनना, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। एंड दो टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं, एक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और एक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, आगे जब हम स्टडी करेंगे ना, ठीक है, तो आगे हम ऐसे पढ़ेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं आउटपुट की या प्रोडक्शन फंक्शन, जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ना हम मेनली लेबर और कैपिटल को कंसीडर करेंगे अपने एनालिसिस में। हालांकि और भी चीजें हैं जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्पफुल है, और भी इनपुट्स हैं, बट फिलहाल के लिए हम लेबर और कैपिटल को ध्यान में ज्यादा लेके चलेंगे, ठीक है, दोनों केस में, लेबर एंड कैपिटल। कौन सा वाला फिक्स नेचर का होता है, कैपिटल। जो स्टोव की बात कर रहे थे वो फिक्स नेचर का था, यहाँ पे नहीं लिखते अभी हम, इसको यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे कुछ और चेंजेस आएगा। स्टोव जो है अभी फिलहाल के लिए हमारे पास फिक्स्ड है, क्या जो कैपिटल है, और लेबर जो है ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है। मैगी भी मेरा वेरिएबल फैक्टर है, जो भी रॉ मटेरियल लगता है वो वेरिएबल फैक्टर होता है, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब ध्यान से सुनना, अब जो दीपक भाई है, भाई साहब दीपक भाई, अरे भाई साहब हमारे जो है ये एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, भाई साहब 100 पैकेट मैगी एक दिन में बेच रहे हैं। और ये सब चीजें जो है धीरज का फ्रेंड जो है, धीरज का फ्रेंड नीरज, हाँ दोस्तों कहानी में एक और पर्सन आ चुका है, नीरज। तो दिस वन इज नीरज, दिस वन इज धीरज,
बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स। और नीरज बोलता है धीरज को कि तू दोस्त नहीं है क्या मेरा? तो धीरज बोलता है यार ऐसा क्या हो गया, मेरा दिल क्यों दुखा रहा है ऐसी कड़वी बातें कर कर, दिल क्यों दुखा रहा है, मैं रो दूंगा, ठीक है, ऐसा बोलता है। तो नीरज बोलता है भाई अरे ब्लैक कलर, नो नॉट हियर, ब्लैक कलर नॉट अलाउड हियर। तो नीरज बोलता है धीरज को कि भाई सुनना, इतनी अच्छी मैगी का तेरा बिजनेस चल रहा है तो मेरे को भी एक काम करना, अपने बिजनेस में ले लेना। तो नीरज बोलता है धीरज बोलता है यार कि हाँ यार मैं 100 पैकेट मैगी बेच रहा हूँ, ठीक है, और मैं एक ही बर्नर यूज कर पा रहा हूँ, मैं एक ही बर्नर यूज कर पा रहा हूँ, 100 पैकेट बेच रहा हूँ, हजारों कस्टमर्स आते हैं, बहुत सारों को तो बेच भी नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे पास तो 2 हैंड्स हैं और तो नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, जो वेरिएबल फैक्टर है, जो वेरिएबल फैक्टर है, क्या है वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, क्या है यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर, लेबर, और रॉ मटेरियल भी वेरिएबल फैक्टर होता है। तो मैं क्यों ना ये दोनों को चेंज करके, हालांकि जब हम एनालिसिस करेंगे ना तो हम लेबर को ध्यान में रखते हुए करेंगे, बट मैं अभी आपको दोनों लेके समझा रही हूँ। तो क्यों ना मैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा दूं और इससे मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दूं प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि मेरी मशीनरी में जगह है ना, पहले एक ही बर्नर यूज होता था, अब मैं 2 बर्नर यूज करूंगा ना तो बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। अब पहले वो 100 पैकेट बेच रहा था तो अब 300 पैकेट बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है कि मैम जब एक जन 100 पैकेट बेच रहा था तो 2 जन का तो 200 पैकेट होना चाहिए ना, आप 300 कैसे कर दिए? तो 300 इसलिए क्यों पता है, देखो यहाँ मैगी का मेन्यू पढ़ो, मसाला मैगी, चीज मैगी, ठीक है, वेज मैगी, डबल मसाला मैगी। अभी हम मसाला मैगी और चीज मैगी को ध्यान में रखते हैं। पहले क्या होता था पता है, ये धीरज को ही मसाला मैगी बनाना पड़ता था, इसी को ही चीज मैगी बनाना पड़ता था, एंड सो ऑन, जो भी मैगी है सब अकेला धीरज बना रहा था। तो पता है क्या होता है, जब एक इंसान बहुत सारी चीजें करता है ना तो वो हर चीज का मास्टर नहीं बन पाता, लेकिन जब अलग अलग इंसान अपने अकॉर्डिंग चीजें करते हैं, ठीक है, तो वो उस चीज के मास्टर बनना चालू हो जाते हैं और वो उस चीज को बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत स्पीड से करते हैं। तो हो सकता है कि धीरज जो है वो 10 मिनट लेता होगा एक मैगी को बनाने के लिए, क्योंकि वो हर मैगी को बनाने के लिए स्पेशलाइज नहीं है। बट अब यहाँ पे काम डिवाइड हो चुका है, धीरज बना रहा है मसाला मैगी, ठीक है, एंड नीरज जो बना रहा है ये बना रहा है चीज मैगी। तो धीरज अपने काम को लेके स्पेशलाइज है और नीरज अपने काम को लेके स्पेशलाइज है, दोनों स्पेशलाइज अपने काम को लेके हो गए, तो स्पीड और बढ़ गई। इसको क्या बोलते हैं पता है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अपने काम को लेके आप बहुत ही उस्ताद हो गए और मतलब जितनी एफिशिएंसी से करते थे और ज्यादा एफिशिएंसी से काम करने लग गए। आपको ऐसा होता है, ये लर्निंग कर्व का भी एक कंसेप्ट है। पहले जब स्टार्टिंग में हम खाना बनाना सीखते हैं ना तो धीरे बनाते हैं, बट जैसे 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 टाइम बीतते जाता है ना स्पीड अपने आप बढ़ती है, और एक ही काम को बार बार करोगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है। अब आ जाओ, अब तीसरी पार्टी आ गई यहाँ पे, धीरज, नीरज एंड सूरज। तो ये हमारे भाई साहब है धीरज, ठीक है, अब डी लिख देते हैं, ये है नीरज, और सूरज सेम डायलॉग के साथ आ गया, दोस्त नहीं है क्या तू मेरा, ठीक है। ये दोनों को बोलता है तू दोस्त नहीं है क्या मेरा, मेरे को क्यों नहीं ले रहा है बिजनेस में, क्या धमाकेदार बिजनेस हो रहा है, मेरे को भी इस बिजनेस का पार्ट बनना है। और अब यहाँ पे 2 बर्नर तो यूज हो रहे थे, थर्ड बर्नर भी यूज हो गया, और अब बोले मसाला मैगी एक जन बनाएगा, चीज मैगी एक जन बनाएगा, वेज मैगी एक जन बनाएगा, और लाइफ सॉर्टेड है, ठीक है, लाइफ सॉर्टेड है, स्पेशलाइजेशन और होगी, प्रोडक्शन और अच्छे से इंक्रीज होगा और मजा आने वाला है, राइट। ये हो गया। तो अब यहाँ तक तो कहानी ठीक है, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ रही है, बट अब क्या होता है ना पता है, 3 लोग इस बिजनेस में आ गए, अब और दोस्त बोलते हैं, और दोस्त बोलते हैं कि यहाँ पे जो है हम भी बिजनेस में आएंगे, ये भी बोलता है मैं भी आऊंगा मैं भी आऊंगा, सब बोलते हैं हम भी आएंगे इस बिजनेस में। अब मेरे को एक चीज बताओ, जिस बिजनेस में कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है, हर बिजनेस में एक मतलब कैपिटल तो एक पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स रहता है ना, सिंगल स्टोव है, आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हो, बट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या आप कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो, या फिर आप जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं, एग्जाम्पल लेबर,
आप लेबर को इंक्रीज कर रहे हो। आप क्या इंक्रीज कर रहे हो? लेबर इंक्रीज करके प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो ना। लेबर इंक्रीज करके आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो। तो जहां पर, ध्यान से सुनना आप, जहां पर हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? लेबर को, वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा के हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन, यहाँ पे लेबर को इंक्रीज करके प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पता है? मशीनरी फिक्स्ड है, लेबर को बढ़ा रहे हैं। अब क्या होता है स्टार्टिंग में ना, ध्यान रखना, मशीनरी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हुई थी। मशीनरी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हुई थी, मतलब एक बर्नर ही यूज हो रहा था, बाकी दो नहीं यूज हो रहा था। धीरे धीरे दो बर्नर यूज होने लग गए, तो प्रोडक्शन बढ़ गया, अच्छे से बढ़ा, बहुत स्पीड से बढ़ा, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिला। थर्ड बर्नर में भी आपका प्रोडक्शन बढ़ा, अच्छे से बढ़ा। बट जैसे ही और लोग आने लग गए, ठीक है, आप बोले और लोग को रखते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है पता है? जब बोलते हैं ना टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, आपको पता है एक इंग्लिश में एक सेइंग है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। बहुत सारे लोग अगर एक ही चीज को उसी जगह पे करने लग गए तो वो चीज खराब हो जाती है। तो यहाँ पे जब बहुत सारे लोग एक सिंगल चीज को करने लग गए, अब तो क्या होगा यहाँ पे? क्या प्रोडक्शन इंक्रीज उस स्पीड से हो पाएगा? क्या नहीं। उसका एक रीजन पता है, एक्चुअल में जो होता है बिजनेस में, आपस में बहसबाजी होने लग जाएगी, काम चोरी होने लग जाएगी, लोग अपना काम दूसरे के ऊपर डालने लग जाएंगे। नीरज बोलेगा सूरज को तू कर, सूरज बोलेगा धीरज को तू कर, आपस में क्लैशेस होने चालू हो जाएंगे। तो पहले जो प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था ना, वो अब प्रोडक्शन हो सकता है एक टाइम पर वो बढ़े। जैसे मान लो यहाँ पे लेते हैं अपन, मैं इसका टेबल भी बनाई हूँ यहाँ पे, कम ऑन हियर। ये टेबल मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊंगी अच्छे से, बट अभी सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए। यहाँ पे हमारा फिक्स फैक्टर जो है वो फिक्स्ड है, मशीन फिक्स्ड है, मशीन हमेशा सिंगल एक मशीन ही रहेगी। पहले सिंगल लेबर काम कर रहा था, 10 यूनिट बन रहा था। अभी ये टीपी एमपी क्या होता है अभी बाद में बताऊंगी, ठीक है। 10 यूनिट बन रहा था ऑफ मैगी प्लेट, ठीक है। जैसे ही एक और लेबर आ गया तो यहाँ पे क्या, सॉरी ये मशीन तो सिंगल ही है, जैसे ही दो लेबर आ गए, टोटल 2 लेबर हो गए, कौन कौन? धीरज प्लस नीरज। तो यहाँ पे 30 यूनिट्स प्रोड्यूस होना चालू हो गया, ठीक है। पहले 10 फिर 30, तो डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। मतलब कोई चीज इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, डबल नहीं हो रही, डबल से ज्यादा बढ़ रही है। अगर 2 लोग आ गए तो डबल होना चाहिए था, डबल से ज्यादा रेट से बढ़ रही है। फिर तीसरा पर्सन आ गया, ठीक है। तो अब वो चीज बढ़ तो रही है, मतलब जो हमारा 30 प्लेट मैगी है वो बढ़ के 45 प्लेट तो हो रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ वो 15 प्लेट बढ़ रहा है। मतलब पहले एक एडिशनल लेबर लगा के आप 20 प्लेट ज्यादा बेच रहे थे। यहाँ से रखना है मेरे को आप, मैं चाहती हूँ आप इसको भूल जाओ, ये आगे की चीजों को मत देखो, यहाँ की चीजों को बस देखो, ठीक है। आपको वो दिख भी नहीं रहा है, ओके। तो पहले आप एक लेबर एक्स्ट्रा लगा के क्या कर रहे थे? पर 20 प्लेट एक्स्ट्रा बेच पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आप तीसरा लेबर लगाए ना, तो आप 15 प्लेट एक्स्ट्रा बेच पा रहे हो। क्या आप ज्यादा बेच रहे हो क्या पहले से? बिल्कुल, लेकिन उतना ज्यादा जितना सेकंड लेबर को लगा के बेच पा रहे थे नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जो डिवीजन ऑफ लेबर के बेनिफिट्स है ना वो कम हो जाते हैं, और डिस्प्यूट्स आपस में जो है क्लैशेस वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर चौथा लेबर लगाए, अब चौथा लेबर लगाए तो कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है? 7 यूनिट्स एक्स्ट्रा बेच पा रहे हो, आउटपुट के 7 यूनिट्स एक्स्ट्रा बेच रहे हो, ठीक है। फिर आपने पांचवा लेबर लगाया और उससे जो है कोई इंक्रीज नहीं हुआ, 52 का 52 ही रहा। चौथे लेबर ने भी 52 यूनिट्स बेच रहा था, पांचवे लेबर ने भी 52 यूनिट्स ही बेच पा रहा है। और जैसे ही छठवा लेबर लगाए तो अब भाई साहब इतने लोग, मतलब टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, इतने लोग आ गए ना दोस्तों। अब यहाँ पे जो है प्रोडक्शन, जो पहले 5 लेबर 52 यूनिट्स का कर रहे थे, अब वो छठवा लेबर आने की वजह से वो प्रोडक्शन ही कम हो गया, -4, 52 से 48 हो गया, ठीक है। तो ये है कहानी। अब ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे थे, ठीक है, ये मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि पहले प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, फिर बढ़ तो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, और फिर एक स्टेगनेंट हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है? गिरना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो प्रोडक्शन फंक्शन है
जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वो पीरियड है जहाँ पे आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। कैसे इंक्रीज कर सकते हो? वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस करके, ठीक है। फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा के आप प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे याद रखना, आप जब बढ़ाओगे वेरिएबल फैक्टर स्टार्टिंग में बहुत इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा और फिर प्रोडक्शन गिरना चालू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कर्व बनेगा, मैं आपको कर्व समझाने वाली हूँ, राइट। अब आ जाओ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपके पास पता है क्या होता है, आपके पास आप हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो। आप लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब फैक्टर्स चेंज कर सकते हो। लेकिन हम पढ़ाई किसको ध्यान में रख के कर रहे हैं? लेबर और कैपिटल को। तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हो ना, तो आप लेबर भी चेंज कर सकते हो और कैपिटल भी चेंज कर सकते हो, दोनों फैक्टर्स चेंज कर सकते हो। तो लॉन्ग रन वो पीरियड है जहां पे जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल हो जाते हैं। हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप चेंज कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट रन वो पीरियड है जहां पे एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है, बाकी वेरिएबल रहता है। तो यहाँ पे ये फिक्स्ड है, बाकी वेरिएबल है। आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो सिर्फ वेरिएबल को ही चेंज कर सकते हो। मशीन पुरानी की पुरानी ही रहेगी, जबकि लॉन्ग रन में आप न्यू मशीन्स भी ला सकते हो और प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच में डिफरेंस? चलो अब इसको टेक्स्ट से पढ़ ले एक बार, आ जाओ। तो यहाँ पे जो है देखो, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? इट इज टेक्निकल रिलेशनशिप, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम। इट टेल्स द टेक्निकल रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में टेक्निकल रिलेशनशिप बताता है। ओ एक्स मतलब आउटपुट, और आउटपुट किस चीज का फंक्शन है? बहुत सारे इनपुट्स का। हमारे केस में मैगी किस किस चीज का फंक्शन था? लैंड, लेबर। लेबर मतलब खुद धीरज था पहले, फिर उसके बाद मैगी यूज कर रहे थे, स्टोव यूज कर रहे थे, एंटरप्रेन्योर भी खुद धीरज था। तो आउटपुट किन चीजों का फंक्शन होता है वो हमने देख लिया। हम एनालिसिस के लिए ये समझ के चलते हैं कि आउटपुट जो है लेबर और कैपिटल का फंक्शन है। हालांकि वो हर चीजों का फंक्शन है जो भी इनपुट्स है, बट एनालिसिस पर्पस के लिए हम लेबर को लेके चलते हैं और कैपिटल को लेके चलते हैं, जहाँ पे लेबर जो है वेरिएबल फैक्टर होता है एंड कैपिटल इज फिक्स्ड फैक्टर, राइट। ओके, चलो अब एक चीज यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। जब हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम क्या एजम्पशन लेके चलेंगे? हम ये एजम्पशन लेके चलेंगे दैट देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, इसका क्या मतलब है? जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन ये बनाया था ना कि 100 मैगी अगर बनाना है, ठीक है, 100 मैगी का आउटपुट चाहिए, तो हमको फलाना फलाना इनपुट्स चाहिए रहेगा। तो 100 मैगी जो है अभी किस में बन रही है? स्टोव में बन रही है। तो हमारे को ये पता है भैया 100 मैगी बनाना है तो इतना इनपुट लगेगा। लेकिन अगर मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि मैगी बनाने के लिए स्टोव की भी जरूरत नहीं है, एक अलग ही बर्नर आ गया है जो मैगी को 1 मिनट में बना के तैयार कर देगा। 1 मिनट में बना के तैयार कर देगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर टेक्नोलॉजी चेंज कर दिए तो क्या इनपुट्स चेंज होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे ना। पहले ज्यादा हमको स्टोव चाहिए था इनपुट में, अब हमको वो बर्नर चाहिए होगा, ठीक है। पहले हो सकता था कि मतलब लेबर एक ही चाहिए होगा, अब लेबर की क्वांटिटी बढ़ गई, तो चेंजेस आ जाएंगे ना इनपुट में, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो याद रखना, जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की पढ़ाई कर रहे हैं उस पीरियड में जब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, तब टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। टेक्नोलॉजी एज इट इज सेम होना चाहिए। तभी वो बात मैंने जो आपको बताई ना, क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया था कि प्रोडक्शन इंक्रीज होता है स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से। पहले प्रोडक्शन, जैसे हम एक्स्ट्रा लेबर लगाते हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, राइट। फिर उसके बाद और एक्स्ट्रा लेबर लगाओ और वेरिएबल फैक्टर लगाओ तो प्रोडक्शन फिर इंक्रीज होता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। पहले 10 की जगह 30, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? 30 की जगह 45, 45 के आपको 45 का मतलब शायद नहीं पता हो। 30 के बाद फिर 45, तो पहले 20 का इंक्रीज हो रहा है, फिर 15 का इंक्रीज हो रहा है, फिर धीरे से 7 का इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज तो हो रहा है बट अब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना चालू हो गया। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आप एक्स्ट्रा आप क्या लगा रहे हो? वेरिएबल फैक्टर, एक्स्ट्रा लेबर लगा रहे हो, तो प्रोडक्शन गिरना चालू हो जाता है।
प्रोडक्शन गिरना चालू हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस जब आप पढ़ रहे हो ना, ये पूरा एक्स्ट्रा लेबर लगाने वाला, ये पूरे प्रोसेस में आपको टेक्नोलॉजी को सेम रखना है, तभी जो है जो हम कंसेप्ट पढ़े हैं वो काम का रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजी शुड बी सेम, राइट। अब आ जाओ आगे, और आगे जो है दूसरा एजम्पशन है ओनली एफिशिएंट मेथड इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। जब आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना प्रोडक्शन फंक्शन को, तो ये एज्यूम करो कि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, 0% वेस्टेज है, कोई वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, वेस्टेज नहीं हो रहा है, सब चीजें एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है, ये चीज ध्यान में रखना। तो ये दो एजम्पशंस है वाइल स्टडिंग प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। अब आ जाओ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। मैंने आपको समझाया शॉर्ट रन वो पीरियड है जहां पे आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स, लेकिन फिक्स फैक्टर को नहीं चेंज कर सकते। लॉन्ग रन कौन सा है? लॉन्ग रन वो पीरियड है जहां पे आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स, सब फैक्टर्स को आप चेंज करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो जल्दी से आ जाओ, मैं आपका ध्यान कहाँ पे ले आना चाहती हूँ। शॉर्ट रन इज अ पीरियड वेयर आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो आप। इन शॉर्ट रन जनरली रॉ मटेरियल कैन बी चेंज्ड एंड नॉट मशीन्स, राइट। शॉर्ट रन में रॉ मटेरियल चेंज कर सकते हैं, मशीन्स नहीं। लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन इज अ पीरियड वेयर आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट आप चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक चीज सब बच्चों को जो डाउट आने वाला है, मैम डिफाइन लॉन्ग रन एंड डिफाइन शॉर्ट रन। मैम डिफाइन लॉन्ग रन एंड डिफाइन शॉर्ट रन, एंड माय आंसर वुड बी इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। केस टू केस, हर फैक्ट्री हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होता है। कैसे डिसाइड करेंगे शॉर्ट रन है कि लॉन्ग रन है? देखो ऐसा बिजनेस अगर अगर प्रोप्राइटर ऑन्टरप्रीन्योर चाह रहा है कि नहीं यार मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, तो मैं अगले दिन ही नई मशीन खरीद के लेके आ जाऊंगा, अगले दिन ही नया कैपिटल लेके आ जाऊंगा, तो उस केस में पता है एक दिन भी जो है वो लॉन्ग रन हो जाएगा, एक दिन, क्योंकि एक ही दिन में वो क्या कर लेगा, मशीन लेके आ जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि 10-10 साल लग जाते हैं नई मशीन लाने में, ठीक है, नया इन्वेस्टमेंट लाने में, तो उस केस में 10 साल लॉन्ग रन रहेगा। तो केस टू केस है, अगर नई मशीन तुरंत आ जा रही है तो एक दिन, नई मशीन पाने में 1 महीना लग रहा है तो 1 महीना लॉन्ग रन, 2 महीना लग रहा है तो 2 महीना लॉन्ग रन। सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। शॉर्ट रन वो पीरियड है जब न्यू मशीन नहीं आई है, सिर्फ आप वेरिएबल फैक्टर्स चेंज कर रहे हो, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो द पीरियड इज वेदर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिपेंड्स ऑन फर्म टू फर्म और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है। फॉर सम फर्म्स इवन 10 years इज शॉर्ट रन, कुछ फर्म्स के लिए 10 साल भी शॉर्ट रन हो सकता है, एंड कुछ के लिए एक हफ्ता भी शॉर्ट रन हो सकता है, राइट। चलो अब आ जाओ वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन, ठीक है, शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। दे वेरी विद आउटपुट, आउटपुट के साथ चेंज होते हैं। जैसे आप जितनी मैगी मेरे को बेचना है, 100 मैगी बेचना है तो मेरे को 100 पैकेट मैगी, जो पैकेट्स है वो 100 खरीदना रहेगा। अगर 100 प्लेट मैगी बेचना है तो, अगर मेरे को 200 प्लेट बेचना है तो मेरे को 200 मैगी खरीदना पड़ेगा। मेरे को 300 प्लेट बेचना है तो 300 मैगी, तो जितना मैगी प्लेट्स बेचना है उतना मैगी पैकेट में खरीदूंगी। तो जितना आउटपुट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इनपुट चेंज हो रहा है, राइट। तो रॉ मटेरियल एंड लेबर आर वेरिएबल फैक्टर्स। लेकिन फिक्स फैक्टर्स की अगर मैं बात करूंगी तो फिक्स फैक्टर्स जो है वो फैक्टर्स हैं जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं। जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, आप 1 यूनिट बनाओगे तो भी आपको वो मशीन लगेगी, आप 100 यूनिट बनाओगे तो भी मशीन लगेगी, आप 200 बनाओगे तो भी वही मशीन रहेगी, ठीक है। तो वो मशीन रहेगी ही, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सो इट इज लाइक फिक्स कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल, राइट। चलो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जहाँ पे आउटपुट को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय क्या करके, हम वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके आउटपुट इंक्रीज करेंगे। लॉन्ग रन में आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर्स साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रपोर्शन। अब ये ध्यान से सुनना, ठीक है। वेरिएबल में क्या होता है ना, पता है शॉर्ट रन में क्या होता है, जब आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हो, ये मैं यहाँ पे समझाना चाहती हूँ आपको।
ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में एक मशीन में एक कैपिटल, एक मशीन में एक लेबर था। मशीन हमारी क्या होती है, कैपिटल, और कैपिटल को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। तो 1K में 1L हम पहले इस प्रपोर्शन में काम कर रहे थे। अब मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा, कैपिटल सेम रहेगा, लेबर को मैं इंक्रीज कर दी। ठीक है, मेरे को और प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैपिटल उतना ही रहेगा, लेबर और इंक्रीज कर दी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जब हम शॉर्ट रन पढ़ते हैं तो क्या प्रोपोर्शन सेम रहता है कि चेंज होता है, चेंज होता है ना। पहले 1:1 का प्रोपोर्शन था, फिर 1:2 का प्रोपोर्शन हो गया, फिर 1:3 का प्रोपोर्शन हो गया, राइट। लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं ना, तो लॉन्ग रन में मान लो कि एक कैपिटल था और एक लेबर था, 1:1 का रेशियो है। तो जब आपको, ध्यान से सुनना, जब आपको लॉन्ग रन में प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, तो आपको प्रपोर्शन सेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर 2:2, और बढ़ाना है तो 3:3, और बढ़ाना है तो 4:4। मतलब प्रपोर्शन हमेशा आपको सेम रखना पड़ेगा अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो। इम्पॉर्टेंट बात है, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, प्रपोर्शन चेंज कर सकते हो, बट लॉन्ग रन में जो है आपको सेम प्रपोर्शन में बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जो है इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को और हम किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। एक गुड न्यूज बताऊं, अभी तक जितना मैं समझा चुकी हूँ ना, बस उतना ही है आपको। अब बस इस टेक्स्ट से आपको रीड करना है, ग्राफ वगैरह थोड़ा पढ़ना है, और खत्म कहानी। और आपके सिलेबस में जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ही है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल तो है भी नहीं। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो है, अब इसको समझने के लिए हम वैसे तो पूरा समझ चुके हैं, बट एक चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ जिसके लिए मैं ये इसको यूज़ करने वाली, मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। और मैं जाती हूँ इसको कॉपी करके यहाँ पर। ठीक है, ये आ चुका है यहाँ पे। और जो भी हमने लिखा था, अब हम सब इस पर मिटाने की कोशिश है, नहीं तो हमको फिर से टेबल बनाना पड़ेगा। जितना मिट रहा है उतना मैंने मिटा दिया, नहीं तो वो पूरा टेबल ही उड़ जाएगा, राइट। तो चलो, जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं, तब हमने क्या देखा, मशीन हमारी फिक्स्ड है, लेबर मेरा चेंज हो रहा है। ये मशीन फिक्स्ड है, लेबर चेंज हो रहा है। तो मैं अगर इसको लिख दूँ तो 1 1 1 1 1 1, ये है हमारा मशीन। लेबर मेरा चेंज होकर कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6। अब बताओ, मैंने ये बताया कि एक लेबर जो है 10 यूनिट बना रहा है। ठीक है, मैगी के एग्जांपल में हमने कितना लिया था, 100 यूनिट। यहाँ पे हम 10 यूनिट ले रहे हैं कि एक लेबर 10 यूनिट मैगी बना रहा है। 2 लेबर आ गए तो 30 यूनिट मैगी बन रही है। ठीक है, 30 यूनिट। अब मेरे को बताओ, जब जब या सेकेंड यूनिट में अभी मत आओ, अभी फर्स्ट में ही रहो, फर्स्ट में ही रहो, सेकेंड में मत आओ। जब 0 यूनिट, जब लेबर 0 था, ठीक है, जब लेबर 0 था और 0 से सब जब 1 में आया, तो एक्स्ट्रा कितना बन रहा है, एक्स्ट्रा जितना बन रहा है उसको बोलते हैं 10। ठीक है, इसके पहले कितना था, 0 था, 0 के बाद किस में आ गया, 10 में आ गया। पहले यहाँ पे भी मार्जिनल ही लिखा है ना, हाँ, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट नहीं लिखा गया, मैं ले लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 जब था, 0 प्रोडक्शन था, तो 0 से जब 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना एक्स्ट्रा बन रहा है, 10 यूनिट, राइट। अब हम एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल ले क्या, बिल्कुल निकाल लेते हैं।
तो एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज मतलब कितना हमने टोटल बनाया डिवाइडेड बाय एक लेबर कितना है। तो एक लेबर ऑन एन एवरेज कितना बना रहा है? तो 10 डिवाइडेड बाय 1, तो एक लेबर ऑन एन एवरेज 10 यूनिट बना रहा है। ठीक है, एक लेबर ऑन एन एवरेज कितना बना रहा है? 10 यूनिट। अब जैसे ही दूसरा लेबर पिक्चर में आया, तो वो टोटल कितना बना रहा है? 30 यूनिट बना रहा है। ठीक है, 30 यूनिट बना रहा है टोटल 30 यूनिट बना रहा है। तो दूसरा लेबर, फर्स्ट और सेकंड लेबर मिलके टोटल 30 यूनिट बना रहे हैं। तो सेकंड लेबर के आने की वजह से एक्स्ट्रा कितना बन रहा है? तो एक्स्ट्रा कितना बन रहा है? 20 यूनिट। कैसे निकाले हमने? 30 माइनस 10 करके, 30 माइनस 10 करके हमने 20 निकाला ना, तो दिस इज 20। आपको पता है ये जो एक्स्ट्रा कितना बनाया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। एक्स्ट्रा लेबर लगा के आप कितने और यूनिट्स बना रहे हो, दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे भी हम चाहे तो एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एवरेज? टोटल प्रोडक्ट कितना है? 30, और कितने लेबर लगे थे? 20 लेबर लगे थे, बोल रही हूँ यार मेरे को क्या हो गया, 2 लेबर लगे थे। तो टोटल कितना हो गया? 15 यूनिट्स। एवरेज है 15 का। ठीक है, तो 2 लोग मिलके एवरेज कितना बना रहे? 15। आप लोग क्रिकेट देखते हो ना, तो क्रिकेट में एवरेज निकालते हैं ना। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर प्लेयर उतना बना रहा है क्या? नहीं, बट हम एवरेज निकालते हैं कि पर प्लेयर कितना एवरेज आ रहा है। अब आ जाओ, जैसे ही थर्ड यूनिट बन रहा है, थर्ड लेबर आ रहा है, थर्ड लेबर में यूनिट बोल रही हूँ, जैसे ही थर्ड लेबर आ रहा है तो टोटल 45 यूनिट्स जो है बन रहा है। टोटल 45 यूनिट जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो तीसरे लेबर के आने की वजह से एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? तीसरे लेबर के आने की वजह से 45 माइनस 30। ठीक है, 45 माइनस 30 दैट इज 15 यूनिट्स का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और अगर एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोडक्ट कितना है? 45 डिवाइड, ये 45 टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर कितना है? 3। ये कितना हो गया? 15 यूनिट्स। तो एवरेज अब सेम है, सेकेंड यूनिट का और थर्ड यूनिट का एवरेज सेम है। अब आ जाओ फोर्थ लेबर आ गया पिक्चर में, और फोर्थ लेबर आ रहा है तो 52 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, 52 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, हमको निकालना है फोर्थ लेबर के आने की वजह से एक्स्ट्रा कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 52 माइनस 45 दैट इज 7 एक्स्ट्रा यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। एवरेज निकालेंगे तो 52/3 कितना आएगा एवरेज? हाँ सॉरी, 52/4 हो जाएगा यहाँ, 4, क्योंकि कितने लोग हैं अब? 4 लेबर आ गए ना, तो ये हो जाएगा 13 यूनिट्स एवरेज हो गया, एवरेज कम हो गया अब। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ यूनिट। तो फिफ्थ वाला जो लेबर हमारा आ रहा है, फिफ्थ लेबर आ रहा है, तो हमारा 52 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन है, 52 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन है। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना हो रहा है फिफ्थ लेबर की वजह से? 0। ठीक है, और एवरेज कितना हो रहा है? 52/5, 10.4 यूनिट्स एवरेज प्रोडक्शन। राइट, और जैसे ही छठवां लेबर आया तो प्रोडक्शन टोटल गिर के हो गया 48 यूनिट्स, और 48 यूनिट्स हुआ तो 48 माइनस 52 करेंगे तो -4 का मार्जिनल प्रोडक्ट। एक्स्ट्रा लेबर लगा रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा देके लगा रहे हो, प्रोडक्शन कम हो रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो 48/6, और ये कितना आ जाएगा? 48/6, 8 यूनिट्स। ठीक है, सो ये देखो मैं आपको क्या समझा रही हूँ, कंसेप्ट पता है? टोटल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल सब लेबर मिलके कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। एक्स्ट्रा लेबर जैसे जैसे आ रहे तो कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, और उसी का हमने निकाल दिया एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, पहले देखो टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज हो रहा है, कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी, फिर बराबर आ गया। ठीक है, फिर बराबर आ गया और फिर गिरना चालू हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, पहले 10 है, फिर 10 से 20 हो गया, फिर 20 के बाद 15 हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है पता है? मार्जिनल प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव रहता है, एक टाइम आता है जब वो 0 हो जाता है और फिर वो नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है।
और एवरेज प्रोडक्ट जो है देखो यहाँ पे पहले 10 यूनिट था, फिर 15, फिर 15 का 15 ही रहा, फिर ये भी गिरना चालू हो, ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, गिरना स्टार्ट हो जाता है। अब आ जाओ इसको कर्व में हम प्लॉटिंग करें क्या, यहाँ पे ये देखो, देखो ध्यान से देखना ना, इस कर्व को ध्यान से देखना। ये पहले जो ऊपर वाला है इसको टोटल, इसमें हमने क्या प्लॉट किया है, टोटल प्रोडक्ट, और जो नीचे वाला है उसमें हमने प्लॉट किया है मार्जिनल प्रोडक्ट, में हमने प्लॉट किया है क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट जो है क्या होता है, यहाँ पे देखो जब हमारे पास 1 लेबर था तो हम 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, जैसे ही दूसरा लेबर आया तो हम 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये कर्व तो देख रहे हो कैसा बन रहा है, ऐसा। जब तक के 2 लेबर है तब तक के कर्व का ये शेप कैसा है, ऐसा। याद रखना जब भी आप कर्व बनाओ, ये आपके सिलेबस के बाहर की चीज है बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, जब भी आप कर्व बनाओ, जो भी चीज इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है ना, जो भी चीज इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है उसका कर्व इनवर्स सी के जैसा रहता है। ये ऐसा नॉर्मली सी कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, ये ऐसे रहता है जब चीजें इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग रेट से यहाँ पे बढ़ रहा था, अब क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट बाद में बढ़ तो रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे थोड़ा क्लीन है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है, 30 से 45 हुआ, 45 से 52 हुआ, बढ़ रहा है एक्स्ट्रा लेबर की आने की वजह से, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। तो जब चीजें डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो कर्व कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग रेट है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो इक्वल हो जाते हैं, मतलब ना बढ़ रहा है एक्स्ट्रा लेबर लगाने की वजह से, ना प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना प्रोडक्शन कम हो रहा है, वो थम जा रहा है। तो जो पीरियड में जब वो थम जाता है ना, ठीक है, ये पीरियड में थम जाता है, और इस पीरियड में थमने के बाद जो है टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू हो जाता है। एक्स्ट्रा लेबर लगाओगे ना अगर आप, तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, गिरना चालू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा IR, यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और यहाँ पे जो है गिरना चालू हो जाएगा, फॉलिंग, डिक्लाइनिंग, मतलब गिरना ही चालू हो जाएगा वो। यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, राइट। सिमिलरली नीचे पे जस्ट उसके नीचे हमने मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व बनाया है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट लगा के आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा लेबर लगा के आप कितना प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट लेबर आया तो 10 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, लेकिन जैसे सेकेंड लेबर आया ना तो वो 20 एक्स्ट्रा 20 यूनिट बना रहा है, एक्स्ट्रा 20 यूनिट। तो सेकेंड लेबर कितना बना पा रहा है, 20 यूनिट। टोटली कितना बना रहे थे, टोटल ऊपर में लिखेंगे, यहाँ पे टोटल के बारे में है और ये एक्स्ट्रा के बारे में है। तो दूसरे लेबर के आने की वजह से एक्स्ट्रा 20 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरे की वजह से आने की वजह से एक्स्ट्रा 15 यूनिट बन रहा है, फोर्थ के आने की वजह से एक्स्ट्रा 7, फिफ्थ के आने की वजह से एक्स्ट्रा 0, और सिक्स के आने की वजह से तो फिर आपका क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ध्यान से देखना आप, जब ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम रहता है ना, तब तक के ही टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ये देखो येलो वाला, ये येलो मतलब इंक्रीजिंग रेट। तो जब तक के, ध्यान से सुनना, मार्जिनल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम हो जाता है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होता है ना, उस पीरियड तक ही क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। इस पीरियड, ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं पता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बहुत ध्यान से मेरे को समझाना पड़ेगा, एकदम बारीकी से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो टोटल प्रोडक्ट जो है, ध्यान से सुनो, मार्जिनल प्रोडक्ट जिस पीरियड में मैक्सिमम रहता है उस पीरियड तक ही टोटल प्रोडक्ट जो है क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। जब ये मैक्सिमम है तभी वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। और मैं ये वाले में अब आ जाती हूँ, यहाँ पे गंदगी नहीं हुई है, तो यहाँ पे देखो, ये देखो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, ये मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, उसी पीरियड तक टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ही मार्जिनल जो है प्रोडक्ट डिक्लाइन होना चालू होता है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, राइट।
अब एक पॉइंट ऐसा आता है जब यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर हो जाता है। अब ये दोनों में से मैक्सिमम किसको बोलूं मैं, क्योंकि यहाँ पे भी 52 यूनिट्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी 52 यूनिट्स बन रहे हैं, तो हम उस पॉइंट को मैक्सिमम बोलते हैं जिसके बाद डिक्लाइन चालू होता है। तो डिक्लाइन कहाँ पे चालू होता है, यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम मैक्सिमम बोलेंगे। हालांकि दोनों जो है बराबर है, फोर्थ लेबर और फिफ्थ लेबर का जो प्रोडक्शन है वो बराबर है, लेकिन जब फिफ्थ लेबर वाला है ना उसको हम मैक्सिमम बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसके बाद डिक्लाइन चालू हो रहा है। तो देखो जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है ना उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है। जब टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। और जैसे ही टोटल प्रोडक्ट जो है डिक्लाइन होना चालू होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, वो नेगेटिव में चले जाता है, वो नेगेटिव में चले जाता है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, एकदम बच्चे लोग ध्यान से सुनना, ये जो टेबल है, ठीक है, ये आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको प्रैक्टिस आपको कॉपी लेना है और प्रॉपर टेबल बना के इसको ग्राफ को प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपकी ग्रिप आने वाली है, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, रीजन वगैरह मैंने सब समझा दिया, इंक्रीजिंग रेट्स में क्यों बढ़ रहा है, फिर डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फॉल होना चालू हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा, और खुद बना के जो भी कमेंट सेक्शन में डालेगा उसको एज यूजुअल पता है कि क्या मिलने वाले हैं, मेरी नोट्स मिलने वाले, राइट। चलो अब पॉइंट क्यू, यहाँ पे एक पॉइंट क्यू आता है, मैंने आपको बता दिया, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्व का जो शेप है ना वो चेंज होने वाला है। पहले कर्व ऐसे बढ़ रहा था, ऐसे कब बढ़ता है, जब इंक्रीजिंग रेट से कोई चीज बढ़ती है, और उसके बाद वो ऐसे बढ़ रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट जहाँ पे कर्व का जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो रहा है, राइट। चलो सो यहाँ पे लिखा हुआ है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कर्वेचर ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व चेंजेस एट दैट पॉइंट। ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया, अब मैं आपको बता रही हूँ हमने क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा है अबाउट टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट अब हो गया आप लोगों के लिए चिल्लर। टोटल प्रोडक्ट मतलब एक लेबर कितना बना रहा है, दो लेबर आपस साथ में मिलके कितना बना रहे, तीनों मिलके कितना बना रहे, चारों मिलके कितना बना रहे, पांचों मिलके कितना बना रहे, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज टीपी, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है एवरेज प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट पे आप लोगों के लिए चिल्लर है, एवरेज कितना बन रहा है। जैसे मान लो 5 लोग मिलके 52 यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो एक जन अगर 52 बना रहे हैं तो एक का एवरेज कितना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, 52/5, यहाँ पे 10.4 आया था, वो होता है एवरेज। और मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर लगा के आप कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ा पा रहे हो, दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट, चिल्लर। अब हमारे लिए सब चीजें चिल्लर है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, देखो दिखने में कितना खतरनाक दिख रहा है, टीपी एट एन माइनस टीपी एट एन माइनस 1, मतलब टोटल प्रोडक्ट एट एन। यहाँ पे आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे समझोगे, तो इसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट एट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एट एन माइनस 1। मतलब अगर मान लो मेरे को यहाँ का ये ए बी सी डी ई, अगर मेरे को सी वाले में मेरे को मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, टोटल प्रोडक्ट एट सी माइनस टोटल प्रोडक्ट एट सी माइनस 1। सी माइनस 1 क्या होता है, बी, मतलब सी के जस्ट ऊपर वाला। तो टोटल प्रोडक्ट एट सी माइनस टोटल प्रोडक्ट एट सी माइनस 1 कितना हो गया, बी। तो टोटल प्रोडक्ट एट सी कितना है, 45, उसके जस्ट ऊपर वाला 30, तो ये कितना आया, 15। अब देखो लॉजिक से हमने कितना इजीली समझ लिया था, और ये इसका फॉर्मूला कितना खतरनाक लग रहा है, खतरनाक है नहीं वो, आप लॉजिक के हिसाब से चलना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, और हमारा क्या हो गया, एवरेज प्रोडक्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम पढ़ चुके हैं, ये बोलता है कि भैया आप क्या करो, एक इनपुट को फिक्स करो, एक इनपुट को वेरिएबल करो, और वेरिएबल जिसको रख रहे हो उसको इंक्रीज करके प्रोडक्शन बढ़ाओ। जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे आप 3 फेजेस में रहोगे। 3 फेजेस कौन कौन से है, ये है फेज नंबर 1, ये है फेज नंबर 2, ये है फेज नंबर 3। फेज नंबर 1 मतलब एकदम सुनहरा फेज, जहाँ पे आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ा तो रहे हो और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं फेज नंबर 1।
जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट का इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, तो फेज नंबर 1 की कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। फेज नंबर टू में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना चालू, सॉरी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है अभी भी, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। पहले जो है डबल से भी ज्यादा रेट से इंक्रीज हो रहा था, बट अब इंक्रीज तो हो रहा है बट कम रेट से हो रहा है, राइट। और मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना चालू हो जाता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। मार्जिनल प्रोडक्ट देखो गिर रहा है लेकिन अभी भी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब जीरो के ऊपर है। थर्ड फेज में आ जाओ। थर्ड फेज मतलब टोटल प्रोडक्ट ही गिरना चालू हो रहा है। ये देखो ये वाला फेज जहाँ पे मैक्सिमम के बाद अब टोटल प्रोडक्ट गिर रहा है, और जब टोटल प्रोडक्ट गिरता है दोस्तों तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव रहता है। मेरी जुबान है, लिख के ले लो क्योंकि ये लॉजिक है दोस्तों, एकदम बेसिक मैथ्स है ये। आप जब खुद बनाओगे ग्राफ तो समझ में आएगा। तो जब टोटल प्रोडक्ट गिर रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है। ओके ओके ओके, चलो अब जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं ना, तो हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। ठीक है, क्या एजम्पशन लेके चलते हैं, फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल। हम ये सोच हम जब पढ़ते हैं ना तो हम ये दिमाग में रखते हैं भैया ये बहुत इजी है हमारे लिए डिसाइड करना कि कौन सा फैक्टर फिक्स है कौन सा वेरिएबल है। कंफ्यूजन नहीं है कोई दिमाग में, इजी है हमारे लिए क्लासिफाई करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कैन कंबाइन विथ फिक्स फैक्टर्स। इसका मतलब यह है कि जितना चाहो हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। मतलब मैंने ऊपर जो पढ़ाया था ना रेशियो प्रपोर्शन, आप प्रपोर्शन जो है क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हो जितना चाहो। ठीक है, एक आपको वेरिएबल फैक्टर को 1 रखना है तो 1 रखो, 10 रखना है तो 10 रखो, 100 रखना है तो 100 रखो। हाँ बात अलग है, क्या बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा, बट आप चाहो तो आप जितना चाहो रख सकते हो। तो प्रपोर्शन आप चेंज कर सकते हो। ये लॉ सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो हाँ ये बोलने की क्या जरूरत है, हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जिसका दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। भैया वो प्रोडक्शन के ही ऊपर एप्लीकेबल होगा ना। It is presumed that factors of production becomes imperfect substitute of each other beyond a certain limit। अब ना ध्यान से सुनना, जिसका काम जो है ना वो इंसान वही काम कर सकता है। एक लिमिट तक आप किसी को रिप्लेस कर सकते हो बट एक लिमिट के बाद उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, इसका ये मतलब है। एक लिमिट तक आप किसी को रिप्लेस कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। मतलब आप मशीन को, जब आप मशीन को चला रहे हो ना तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, तो आप ना कुछ हद तक के आप लेबर को बढ़ा के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, बट एक लिमिट के बाद आपको मशीन को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि मशीन और लेबर एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट है क्या, नहीं। मशीन और लेबर एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, ये एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। परफेक्ट सब्सटीट्यूट है क्या, बिल्कुल भी नहीं, इम्परफेक्ट है। मतलब एक दूसरे को के बदले कुछ हद तक आप यूज कर सकते हो, बट उसके बाद आपको जो है नई मशीन खरीदना ही पड़ेगा। तो ये एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। एक और assumption, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी assumed टू बी कांस्टेंट। मतलब जब आप पूरा स्टडी कर रहे हो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को, तो ये मान के चलो कि जो टेक्नोलॉजी है ना वो चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। जैसी आप स्टार्टिंग में स्टडी कर रहे थे तब जैसी थी, तो जब आप लेबर बढ़ा रहे हो धीरे धीरे, तब जो मशीन यूज कर रहे हो, तब जो चीजें यूज कर रहे हो, तब वो सब कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। आप ये एज्यूम करके हम यहाँ पे चल रहे हैं कि जो भी वेरिएबल फैक्टर्स है, वेरिएबल फैक्टर मतलब यहाँ पे लेबर, तो पहला लेबर भी इतना ही एफिशिएंट है जितना दूसरा लेबर है, उतना ही एफिशिएंट है जितना तीसरा लेबर है, उतना ही एफिशिएंट है जितना चौथा लेबर है। मतलब हर लेबर एफिशिएंट है, राइट। चलो चलो चलो, सो ये हमारे एजम्पशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि मशीन मतलब कैपिटल, उसको आप फिक्स रखो, लेबर को चेंज कर करके आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। एक हद तक प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, पहले इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होता है, फिर डिक्लाइन होना चालू हो जाता है। लेकिन ये चीज है कि मैं जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रही हूँ तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रपोर्शन है ना, मतलब कैपिटल इस टू लेबर का, वो चेंज हो सकता है। ठीक है,
एक हद तक के आप लेबर के जगह क्या मशीन की जगह पे लेबर यूज करके आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, राइट। ये है, और सब चीजें बहुत एफिशिएंटली यूज हो रही है। ओके, फेज वन, फिर से आ जाओ, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री जो हम पढ़ चुके हैं। फेज वन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। फेज टू को डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। फेज थ्री को नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फेज वन तबाही, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फेज टू में प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ रहा, इंक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ रहा, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, डिक्लाइनिंग रेट से बढ़ रहा है। और फेज थ्री में तो भैया बंटाधारी हो रहा है। तो अब एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कोई भी बिजनेस कहाँ पे काम करना चाहेगा, यहाँ पे काम करना चाहेगा, यहाँ पे काम करना चाहेगा या यहाँ पे। थर्ड में तो कोई नहीं काम करेगा, ये तो किसी भी पर्सन को पता है कि थर्ड फेज में तो कोई काम नहीं करेगा क्योंकि प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया है भाई। आप क्यों एक्स्ट्रा लेबर लगा के अपने प्रोडक्शन को कम कर रहे हो, दिमाग है ना। थर्ड में तो कोई काम नहीं करेगा। डाउट है सेकंड में या फर्स्ट में, तो याद रखना हमेशा सेकंड में हम ऑपरेट करते हैं, सेकंड में ही हम ऑपरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि भले प्रोडक्शन जो है डिक्लाइनिंग रेट से बढ़ रहा है लेकिन बढ़ तो रहा है ना, एक्स्ट्रा लेबर लगा के आप प्रोडक्शन बढ़ा तो रहे हो ना, तो हम हमेशा कहाँ पे ऑपरेट करेंगे, सेकेंड फेज में ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अब सुनो, फेज वन का रीजन जो कि मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। फेज वन में क्यों इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है चीजें, क्योंकि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। पहले जो स्टोव था ना वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, बस एक चूल्हा उसका जल रहा था, अब उसका पूरे चूल्हे जल रहे, अच्छे से यूज हो रहा है। तो जब चीजें अच्छे से यूज होती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और हमको स्पेशलाइजेशन का फिर बेनिफिट मिलता है। जो चीज मैगी बना रहा है वो चीज मैगी बनाने में स्पेशलाइज हो जाएगा, जो मसाला मैगी बना रहा है वो मसाले में मैगी में स्पेशलाइज हो जाएगा। तो अगर पहले मसाला मैगी 10 मिनट में बनती थी ना, अब वो 5 मिनट में बनने लग जाएगी, तो प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। अब आ जाते हैं सेकेंड फेज में जहां पे डिक्लाइनिंग या डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे ना मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे मिलेगा आपको, हम पढ़ चुके हैं टेप, जब हम ग्राफ बना रहे थे तब ये देखो ये आ रहा था, ये मैक्सिमम आउटपुट था। ये कौन से स्टेज में था, सेकेंड स्टेज में। तो मैक्सिमम आउटपुट हमको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एक चीज देखी जा रही है कि फिक्स फैक्टर को ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, ये जरूरत से ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स फॉर वन अनदर। तो भैया आप ये सोच के चलोगे कि हम एकदम से वेरिएबल फैक्टर बढ़ा देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। आपस में ये लोग इतनी बातचीत करेंगे, कलह करेंगे जो एक्चुअल में होता है, उस वजह से भी प्रोडक्शन डिक्लाइन होने लग जाता है। ठीक है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश होने लग जाता है, टोटल प्रोडक्ट एक हद तक के बढ़ता है, राइट। अब आ जाओ लास्ट वाला, तो लास्ट वाला तो खत्म कहानी है, जहाँ पे हम ऑपरेट नहीं करेंगे। यहाँ पे फिक्स फैक्टर्स को हम इंस्टेंटली इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, तो हम वेरिएबल फैक्टर को ही बढ़ाए जा रहे हैं। तो जब बढ़ा रहे हैं तो उनके बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन हो रहा है आपस में, फिक्स फैक्टर्स के साथ भी खूब जो है बेकार कोऑर्डिनेशन हो रहा है। पहले तो ओवर टाइम कर रहे थे, मतलब सेकेंड में समझ लो हम ओवर टाइम कर रहे हैं, यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं पता है, जितना उस मशीन की कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा उसको रगड़ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा रगड़ेंगे तो क्या होगा, क्या प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे एफिशिएंसी जो है ना वेरिएबल फैक्टर्स की वो भी कम हो जाती है। बहुत सारे लोग अगर एक ही डिश बनाएंगे तो डिश खराब हो जाती है, तो वो देखा जाता है थर्ड वाले में। ठीक है, तो रेशनल प्रोड्यूसर कहाँ पे ऑपरेट करेगा, सेकेंड में ऑपरेट करेगा, बिकॉज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम एट दैट फेज। ओके, चलो आ जाओ, अब यहाँ पे जो है जो हम पढ़ चुके हैं उसी को वापस एक बार देखने वाले हैं। तो ये सेम टेबल ग्राफ, बट अब इस ग्राफ में जो है क्या हो रहा है देखो, पहले ग्राफ को ऊपर नीचे प्लॉट किए थे, अब सेम उसमें ग्राफ में प्लॉट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन बताया गया देखो, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। टिल पॉइंट नंबर पी मतलब ये है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। ये पॉइंट पी तक जो है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, एंड क्या हो रहा है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आई आर मतलब इंक्रीजिंग रेट, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है।
till when total product increases at a diminishing rate marginal product starts declining। यहाँ पे देखो टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, उस पीरियड में मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है, उस पीरियड में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। फिर उसके बाद देखो जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है, ये पॉइंट जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है तब मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, डिक्रीज हो रहा है, तब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। ये ऊपर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये फिर से वापस से हो गया। ठीक है, अब लास्ट ग्राफ जो है वो है किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी मतलब क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट, और एपी मतलब क्या, एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे ख्याल से मार्जिनल और एवरेज, पहले यहाँ पे देखो, पहले मार्जिनल और एवरेज एक दूसरे के बराबर रहते हैं। ठीक है, फिर एक हद तक जब हम देखें तो उस केस में क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, मार्जिनल ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू एवरेज। फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल और एवरेज एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है एवरेज बढ़ जाता है, मार्जिनल से एवरेज बढ़ जाता है। एवरेज के लिए एक बात याद रखना, एवरेज हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, लेकिन मार्जिनल नेगेटिव भी हो सकता है, एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एवरेज पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसके ग्राफ में आएंगे तो ये वाला एवरेज प्रोडक्ट का है, ये एवरेज प्रोडक्ट का येलो वाला। एवरेज प्रोडक्ट भी पहले बढ़ता है फिर वो डिक्लाइन होता है, बट वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। देखो यहाँ पे वो पॉजिटिव ही है ना, कभी ग्राफ के नीचे जाते हुए दिखा क्या, नहीं, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और मार्जिनल जो है स्टार्टिंग में दोनों एक दूसरे के बराबर है, फिर क्या होता है, मार्जिनल बड़ा है एवरेज से। ये देखो ये मार्जिनल वाला ये है, जिसका कलर मैं चेंज करके कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा रहता है एवरेज प्रोडक्ट से। तो जब तक के चीज़ें, जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे हैं ना, उस पीरियड में मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तक तो अपन देख के आए ना, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना चालू होता है। एक पॉइंट आता है जब ये लोग आपस में एक दूसरे से फिर मिलते हैं, जब ये दोनों फिर एक दूसरे से मिलते हैं, ये दोनों कर्व, उस पॉइंट में जब ये वापस से मिलते हैं एक दूसरे से, तब मार्जिनल इक्वल्स टू एवरेज होता है। और यहाँ पे ये जो एवरेज वाला जो कर्व है ना, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, एवरेज कर्व का मैक्सिमम पॉइंट है ये, जब वो दोनों फिर से एक दूसरे से मिलते हैं, जब मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व और एवरेज प्रोडक्ट कर्व एक दूसरे से फिर से मिलते हैं, तो वो पॉइंट एवरेज का मैक्सिमम है। मार्जिनल का एवरेज, मार्जिनल का मैक्सिमम तो यहाँ पे हो चुका है ना, तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट का मैक्सिमम आता है, फिर एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन ऐसे हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट फिर स्पीड से डिक्लाइन होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, और फिर वो नेगेटिव से जीरो हो जाता है, फिर वो नेगेटिव भी हो जाता है। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा है, क्या लिखा है देखो, एज लॉन्ग एज मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट राइजेस। जब तक के, अरे बाप रे, चलो ऐसा मतलब थोड़ा ध्यान से करना, इसको मैं बड़ा कर दूंगी अभी। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले क्या लिखा, एज लॉन्ग एज मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट राइजेस। जब तक के मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है, ये वाले पे, ये देखो ये वाली, ये मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक के ज्यादा है, तब तक के एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वो इंक्रीज हो रहा है, देखो मतलब जब, मैं एक बार बता रही हूँ, यहाँ पे जब तक के मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा होता है ना, तब तक के एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया, ये देखो ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ये एवरेज प्रोडक्ट का येलो वाला इंक्रीज हो रहा है ना। उसके बाद व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। जब मार्जिनल और एवरेज एक दूसरे के बराबर आते हैं, तब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स। जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, देखो यहाँ पे देखेंगे टेबल में, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है एवरेज प्रोडक्ट से कम होने लग जाता है ना, तब एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा है। देखो पहले बढ़ रहा था, जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था तो एवरेज भी बढ़ रहा था, लेकिन जब मार्जिनल गिरना चालू हो गया तो एवरेज भी गिरना चालू हो गया। ठीक है, वो बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ रहा था, वो गिर रहा था तो ये भी गिर रहा था। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हुए थे ना, तब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम था।
उसके बाद क्या होता है, दे आर आफ्टर मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट दोनों गिरते जाते, बोथ फॉल्स बट मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव बट एवरेज प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, राइट। तो ये ग्राफ एवरेज और मार्जिनल से एक चीज समझ लो तुम लोग, जब मार्जिनल बढ़ता है तो एवरेज बढ़ेगा, जब मार्जिनल गिरना चालू हुआ तो एवरेज भी गिरना चालू होगा। ज्यादा स्पीड से कौन गिरता है, मार्जिनल, कम स्पीड से कौन गिरता है, एवरेज। मार्जिनल नेगेटिव हो सकता है, एवरेज नेगेटिव नहीं होगा। वो पॉइंट जिस पॉइंट में क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व और एवरेज प्रोडक्ट का कर्व एक दूसरे से मिलते हैं ना, वो पॉइंट एवरेज प्रोडक्शन कर्व का मैक्सिमम पॉइंट रहता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है दोस्तों, आपको ग्राफ बना बना के ही करना पड़ेगा। और एक बार आप पूरा अपने जो भी बुक है उसको गो थ्रू करो, अच्छे से वीडियो को देखो और अच्छे से पढ़ो। टेक्निकल चैप्टर है, बाकी सब इजी इजी मेरे को लगता है, बट ये वाला आपका फर्स्ट टेक्निकल चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना है। और मेरे को जो है नोट्स बना के आप प्लीज़ भेजो। और अगर लगता है कि मैम आप इसके क्वेश्चंस भी कराओ, तो वो मैं तभी कराऊंगी जब मेरे को जो है 100 कमेंट्स आ जाए। इसमें इस वीडियो में 100 कमेंट्स चाहिए मेरे को कि मैम आप क्वेश्चंस भी कराओ। जिस चैप्टर के बोलोगे उस चैप्टर के मैं क्वेश्चन कराऊंगी, और जो पढ़ाने बोलोगे वो पढ़ाऊंगी, बट मेरे को चाहिए क्या, कमेंट चाहिए आपका। तभी तो मैं एफर्ट्स करूंगी ना, कि मेरे को लगेगा नहीं, लोगों को ज़रूरत है उसकी। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 जो होता है कंप्लीट। और ऑल दी बेस्ट, अपना काम करना है, ग्राफ बना के मेरे को जो है टेलीग्राम ग्रुप में मेरे डालना है। आप कमेंट सेक्शन में डालो, पहले तो कमेंट सेक्शन में डालो आप, ठीक है। और उसके बाद मैं टेलीग्राम में आपको ऐड करूंगी, और ऐड करने के बाद जो जो बच्चे डालेंगे उनको मैं नोट्स भेजने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो अच्छे से पढ़ो, और पुरानी चीज़ें भी रिवाइज करो, नई चीज़ें भी पढ़ो, और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ो, और खुश रहो। ओके, चलो बाय बाय।